नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। नेपाल में आज यानी सोमवार को पुष्प कमल दाहाल अर्थात प्रचंड प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और बहुत ही नाटकीय ढंग से उनका नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया है। वास्तव में हुआ क्या था, अभी 2022 में नेपाल में चुनाव हुआ। उस चुनाव में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, नेपाली कांग्रेस और पहले का जो एमाले था कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, उसी का एक घड़ा माधव नेपाल के नेतृत्व में निकल के एक समझौते गठबंधन बनाया और उस गठबंधन ने चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के कार्यकर्ता नेताओं का कहना था कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का वोट नेपाली कांग्रेस को तो ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन नेपाली कांग्रेस का जो वोट था वो कम्युनिस्ट पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी को कम सीटें मिली। जैसा होता है एक्चुअली भारत और नेपाल के राजनीतिक दृश्य को देखा जाए, जो विवेचना या राजनीतिक प्रयास को देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क है, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और धर्म संस्कृति से लेकर के खान पान सब कुछ मिलता है। तो हमारी राजनीतिक प्रक्रियाएं भी लगभग वैसा ही हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद शिवसेना 2.5 वर्ष के लिए, आधे टर्म के लिए मुख्यमंत्री के चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी उसे देने को तैयार नहीं थी। तो इस कंडीशन में शिवसेना ने जाकर के कांग्रेस और एनसीपी के साथ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी है, उसके साथ मिल करके सरकार बना लिया। कुछ वैसा ही हुआ। चुनाव परिणाम आने के बाद पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा कि आधे टर्म में के लिए दोनों प्रधानमंत्री बना जाएगा, नेपाली कांग्रेस का 2.5 साल के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का 2.5 साल के लिए। इस पर कांग्रेस पार्टी कुछ हद तक तैयार भी थी, लेकिन प्रचंड का मानना था कि चूंकि पहले जब ओली से ये लोग अलग हुए थे, केपी ओली से अलग हुए थे, तो उस समय नेपाली कांग्रेस के जो नेता थे शेर बहादुर देउबा, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपना एक टर्म पूरा कर लिया, इसलिए अब इस बार पुष्प कमल दाहाल यानी प्रचंड को मौका देना चाहिए। लेकिन इस पर शेर बहादुर देउबा तैयार नहीं थे, या ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी, नेपाली कांग्रेस तैयार नहीं थी। वैसी स्थिति में जो केपी ओली थे बहुत पहले से ही डोरा डालना तो शुरू किया था, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया बहुत दिनों के बाद, जब सरकार में थे, पहले आपको बता दें कि केपी ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का विलय हो गया था। ये दोनों पार्टी मिल करके एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाए हुए थे। लेकिन बाद में जब ओली को हटाना चाह रहे थे, ये लोग नहीं हटे, उनका बहुमत था। वैसे में प्रचंड ने अपना समर्थन विड्रॉ करके उस पार्टी को अलग किया और फिर से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को जीवित किया और चुनाव में भी ओली के विरुद्ध में चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव के बाद चुनाव परिणाम आने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड को फोन करके बधाई दी थी और जैसा कि होता है राजनीति में, बैकडोर से उन्हें ये मैसेज पहुंचाया गया कि अगर वो चाहे तो एमाले उनको सपोर्ट कर सकती है। और यही कारण था कि पुष्प कमल दाहाल प्रचंड मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग कर रहे थे। कोई भी पार्टी करती है, जैसे शिवसेना ने किया वैसे ही यहाँ भी किया। अब ये अलग बात है, देखिए राजनीतिक नैतिकता की बात अगर हम लोग सोचेंगे तो ना भारतीय राजनीति हो या नेपाल की राजनीति हो, वो खोजना मूर्खता है। वो मतलब किसी फुल पैराडाइज में जाके खोजना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं मिलने वाला है कहीं पर भी। बिहार में भी नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ और चुनाव के बाद चले जाते हैं भाजपा के साथ, फिर चुनाव लड़ते हैं भाजपा के साथ और छोड़ के चले जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ। कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन इस बार जो नेपाल का जो संसद होगा वो बहुरंगी होगा।
अब इसमें ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा। इसमें पुष्प कमल दहाल प्रचंड को एक्चुअली यहाँ टोटल संसद सदस्यों की संख्या 275 है। नेपाल में एक्चुअली 2 हाउस है, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होता है, और राज्यसभा को ऊपरी सदन या अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर भी राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली है, वो जो अपर हाउस है, और लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा। और प्रतिनिधि सभा में जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। प्रतिनिधि सभा में टोटल संसद सदस्यों की संख्या 275 है, 275। अब ये 275 में 165 डायरेक्ट चुन के आते हैं, डायरेक्ट उनका वोट होता है, वोट से जो जीत के आते हैं, और बाकी 110 वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होते हैं। जो वोट देते हैं, वोट देते समय वो उनको सेकंड ऑर्डर में उनको वोट देना होता है। एक तो डायरेक्ट चुनते हैं, और दूसरा नंबर का वोट जिसको मिलता है उसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, उसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। तो 110 लोग समानुपातिक प्रतिनिधित्व से चुन कर आते हैं। इस प्रकार टोटल सदस्यों की संख्या 275 होती है। अब 275 में जिस पार्टी को 138 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इस समय का जो चुनाव हुआ उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी को डायरेक्ट और समानुपातिक दोनों मिलाकर के 78 सीट मिली। कुछ उससे कम सीटें केपी ओली की पार्टी को और प्रचंड की पार्टी को जमा 32 सीटें मिली। तो ऐसी स्थिति में 7 पॉलिटिकल पार्टीज मिले। उसमें बहुत सारी पार्टी यूनिक भी है। इसमें एक पार्टी है जो बड़ा यूनिक है कि पहली बार लगभग 3-4 महीने पहले उस पार्टी का गठन हुआ, और उस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो एक न्यूज़ चैनल पे एंकर थे, पत्रकार हैं वो, रवि लामिछाने की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 3-4 महीने पहले गठन हुई, लेकिन उन्होंने दोनों प्रत्यक्ष और समानुपातिक दोनों करके लगभग 20 सीटें उनको मिल गई। वैसा ही एक और पार्टी है जो कल तक यानी 2 साल पहले तक वो मधेश को, जो तराई का भाग है नेपाल का, उसको नेपाल से अलग एक देश बनाने की मांग कर रही थी। लेकिन जब केपी ओली प्रधानमंत्री थे तो उसके नेता जो सीके राउत हैं, वो डॉक्टर सीके राउत इंजीनियरिंग पढ़ के और पीएचडी किए हैं, वैसे विद्वान आदमी हैं, और वो अलग मधेश की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि नेपाली और मधेसी 2 राष्ट्र हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन जब केपी ओली के साथ उनका समझौता हुआ और लास्ट में वो भी मुख्य धारा में शामिल हुए, और एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी का उन्होंने गठन किया जिसका नाम है जनमत पार्टी। और उस जनमत पार्टी ने भी प्रत्यक्ष में तो 1 ही सीट जीती, लेकिन समानुपातिक में उसे 5 सीटें मिली, और इस प्रकार उसके भी 6 प्रतिनिधि वो उस पार्टी के भी होंगे। वैसे ही एक और है जो लगभग बहुत दिनों से, सालों से वो जेल में बंद है, रेशम चौधरी। और ये थारूवान मुक्ति मोर्चा एक समय था जब माओवादी पार्टी में ही वो भी थे, और उन्होंने विभिन्न जातियों का एक मोर्चा बनाया हुआ था माओवादी पार्टी ने। जैसे मधेसी मुक्ति मोर्चा था, वैसे ही एक थारूवान मुक्ति मोर्चा था। उनका कहना है पश्चिम नेपाल का जो थारू बाहुल्य क्षेत्र है, थारू एक जनजाति है नेपाल की, तो वहाँ उस एरिया को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। और उनके साथ प्रहरी का झड़प हुआ था, उसमें बहुत सारे प्रहरी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मारे गए थे, ऐसा आरोप है। उसी आरोप में रेशम चौधरी जेल में बंद है। लेकिन उन्होंने भी एक पार्टी का गठन किया है, और उस पार्टी ने भी 3-4 सीटें जीती हैं। और ये जनमत पार्टी के जो मुखिया हैं, जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीके राउत, उन्होंने जिनको हराया, उपेंद्र यादव जो पहले को भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी रहे, और मधेसी जनाधिकार फोरम शुरू में 63 में एक्चुअली उन्हीं के नेतृत्व में मधेसियों ने एक अपने स्वायत्तता, अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया था, और वो आंदोलन बहुत सफल भी हुआ था। लेकिन समय अंतराल में विभिन्न कारण से शायद मधेसी जनता की आकांक्षा पर ये लोग पूरा नहीं उतरे,
और सप्तरी जिला से उपेंद्र यादव हार गए। लेकिन उपेंद्र यादव को हराने वाले डॉक्टर सीके राउत और उपेंद्र यादव की पार्टी, दोनों ही पार्टियां प्रचंड को समर्थन कर रही है। ये अब देखते चलिए राजनीति का विडंबना कि जो एक दूसरे के विरुद्ध में चुनाव लड़ते हैं वो आकर के सत्ता पाने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार कल 165 सांसदों की सूची पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी के सामने प्रस्तुत किया और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति विद्या भंडारी को उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना पड़ा और आज उनका शपथ ग्रहण है। और इस न्यूज़ के आने के साथ ही भारतीय मीडिया में, भारतीय संचार माध्यमों में विभिन्न किस्म की प्रतिक्रिया आ रही है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं या जो लोग इस पर अपना मंतव्य रखते हैं उन्होंने नेपाल को समझा ही नहीं है, या उन्हें पॉलिटिकल विजडम का कहीं ना कहीं कमी जो मुझे लगता है। ये बार बार कहा जा रहा है भारतीय मीडिया में कि केपी ओली के समर्थन से बनने वाली सरकार माओवादी सरकार भारत विरोधी होगी। मेरा इस पर सख्त आपत्ति है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सरकार कोई भी हो, नेपाल में कोई भी सरकार बने या किसी भी देश में कोई भी सरकार बने, अपने पड़ोसियों के साथ उसका जो संबंध होता है उस देश के फायदा और घाटे के हिसाब से होता है। अगर नेपाल का फायदा, नेपाल का इंटरेस्ट मीट करता है तो यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री बने उनको भारत के साथ अच्छा संबंध रखना होगा। लेकिन अगर भारत की सरकार नेपाल के हित के विरुद्ध काम करेगी तो स्वाभाविक रूप से नेपाल में जो भी सरकार होगा, चाहे वो शेर बहादुर देउवा हो, प्रचंड हो या ओली हो, उन्हें भारत के विरुद्ध में काम करना पड़ेगा या भारत के विरुद्ध जाना पड़ेगा। क्योंकि हर पार्टी को, हर देश को ये अधिकार है कि अपने देश के इंटरेस्ट में काम करे। अब ये बहुत ही एक सतही विश्लेषण इंडिया में किया जाता है कि नेपाल चाइना की गोद में बैठा है। ये कहना सचमुच है तो मेरी नज़र में नेपाल और नेपालियों का एक किस्म से अपमान है। कोई भी देश किसी की गोद में नहीं, चाहे नेपाल ने तो कभी नहीं कहा कि भारत रसिया की गोद में बैठा है या भारत अमेरिका की गोद में बैठा है। फिर आप जब बोलते हैं कि नेपाल चाइना की गोद में बैठा है तो कहीं ना कहीं नेपाल और नेपालियों के सेंटिमेंट को, उनके स्वाभिमान को हर्ट करता है। इसलिए पहला आपत्ति तो यही है कि कोई भी देश या कोई भी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की गोद में नहीं बैठता है। एक बराबरी का रिलेशन होता है, उसमें केपी ओली का हो या प्रचंड हो, भारत के विरुद्ध में क्यों जाएंगे? आपको पता नहीं है कि ये नेपाल का जो व्यापार होता है मोर देन 80% व्यापार भारत से होता है और वो अपने बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए भारत पर निर्भर है। वैसे में नेपाल का कोई भी प्रधानमंत्री हो वो नेपाल के विरुद्ध में नहीं जा सकता है। लेकिन अगर काम कुछ वैसा भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा, आप बोलते हैं कि केपी ओली को तो जहाँ तक मुझे याद है कि ये नरेंद्र मोदी आने के पहले तक जब भी केपी ओली कोई आज के राजनेता तो है नहीं, जब से बहुदल आया तब से केपी ओली हैं और वो विभिन्न पदों पर विभिन्न मंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, बहुत सारे मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला है। और उस समय उन पर प्रो इंडियन होने का आरोप लगता था। समय क्या नहीं करा था, अब देखते जा रही कि उन पर जिस आदमी पर प्रो इंडियन होने का आरोप लगता था आज उसको भारतीय संचार माध्यम एंटी इंडिया दिखाते हैं। वैसे ही प्रचंड के बारे में लोग एंटी इंडिया बताते हैं, क्योंकि वो बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले जो भारत जाने की प्रथा थी उसको तोड़कर उन्होंने चाइना जाना पसंद किया। भाई किसी भी देश का अपना एक सार्वभौम देश है, उसकी अपनी इच्छा है, उसका प्रधानमंत्री किस देश को घूमना पहले पसंद करता है। इस पर आपका कोई स्टेट तो है नहीं, आपका स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी वो पहले प्रधानमंत्री से मिलेगा या किसी अपने अध्यक्ष से मिलेगा, ये तो वो डिसाइड करता है ना। फिर आप दूसरे देश से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आप ही से आके मिले? तो मुझे लगता है कि भारत का संचार माध्यम और भारतीय नेता नेपाल और नेपाली लीडर्स के साथ अन्याय करते हैं। क्योंकि कोई भी देश अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड और चाइना चले जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? चाइना चले गए तो उनकी प्रायोरिटी चाइना हो गई और भारत में पहले आ गए तो चाइना भी तो समझ सकता है कि इसकी प्रायोरिटी भारत है। क्योंकि अब तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं सब जाते रहे हैं, भारत जाते रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ याद रखिए कि नेपाल में प्रत्येक नेपाली के मन में एक पीड़ा है, एक शिकायत है भारत सरकार से, भारतीयों से, कि जिस प्रचंड को आप अभी चीन के प्रति लॉयल बताते हैं
वहीं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जब नेपाल में जनयुद्ध शुरू कर रही थी, तो इन सारे माओवादी नेताओं को भारत सरकार के संरक्षण में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में, नोएडा वगैरह में रखा गया था। अब जब वो खुली राजनीति में आए तो ये बात कोई गुप्त नहीं है, सारे लोगों को पता है कि भारत सरकार रॉ के संरक्षण में, चाहे वो पुष्पकमल दाहाल प्रचंड हो या बाबूराम भट्टराई हो जो खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से PhD किए हैं, या और भी बहुत सारे नेता, वो रॉ के और भारत सरकार के संरक्षण में, उनके प्रोटेक्शन में दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते थे, और उन्हीं नेताओं को आपने आतंकवादी भी घोषित किया हुआ था। तो इससे दोहरा चरित्र भारत सरकार का दिखा। और इसको, ये छोटा देश हो सकता है लेकिन स्वाभिमानी देश तो है, उसको तो लगेगा भाई आप उस देश में अस्थिरता लाने के लिए, आपने क्या किया, उस देश के एक घड़ा को, एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके और वहाँ पर जन युद्ध करके 17,000 लोगों को जो वहाँ पर रक्तपात हुआ, जो मारा गया, उसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से तो भारत सरकार की भूमिका मानी जाएगी, क्योंकि आप एक तरफ उसे आतंकवादी घोषित किए हुए थे और दूसरी तरफ उसको अपने संरक्षण में रखे हुए थे। तो बात यह है कि जैसा आप कीजिएगा पड़ोसी के साथ, आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। चाइना क्या करता है? चाइना जो उससे बन पाता है, पूर्वाधार तैयार करने में मदद करता है, चाहे रेलवे का विकास हो या रोड बनाने का हो या मेडिकल का सिस्टम में हेल्प करने का हो या अन्य किसी प्रकार का हेल्प हो तो हेल्प करता है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में, अपॉइंटमेंट में, कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन सेक्रेटरी बनेगा, इसमें डे टू डे एक्टिविटीज में चाइनीज इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि चाइना के प्रति लोगों की एक सॉफ्ट कॉर्नर रहती है। लेकिन पहले तक, ये 2014 के पहले तक मैंने खुद देखा है कि छोटे छोटे कामों में भारतीय दूतावास का इंटरफेरेंस होता था। तो इससे जो नेपाल और नेपालियों का जो एक वर्ग है उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, और वो जब कोई अपना एक स्वतंत्र निर्णय लेते हैं तो भारत में ये फैला दिया जाता है कि वो चीन के गोद में बैठे हुए हैं। कोई चीन की गोद में नहीं बैठा है। डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार आपके पड़ोसी के साथ कैसा होगा। नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया, इसमें कोई शंका नहीं है, अच्छा प्रयास था। और लेकिन जो उनके पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, उसके चलते जो अविश्वास की भावना उत्पन्न है नेपाल और नेपालियों में, उसको हटाना भी इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी जिस ढंग से वातावरण सुधारना चाहिए था उस ढंग से नहीं सुधरा। ये मैं भी मानता हूँ कि वैसा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन अब इसमें समय तो लगेगा। कभी चाहे वो सीमा विवाद हो या और सारे जो इंटरफेरेंस होते हैं, उसके चलते जो भारतीय जो राजदूत थे वो यहाँ पर हस्तक्षेप करते रहे, तो इसके पहले 2014 के पहले, तो इसके कारण ही प्रचंड को या ओली को आप भारत विरोधी बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। ओली हो या प्रचंड हो, उन्हें अपने बहुत सारे कामों के लिए भारत पर निर्भर रहना है, और भारत को चाह के नहीं चाह के भारत में कोई भी सरकार आए, उन्हें नेपाल की मदद करनी ही होगी, क्योंकि इसमें नेपाल की जो जनता है वो उसके साथ भारत की जनता का एक अपना व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल लेवल पे, वो जनता के लेवल पर ये संबंध है। इसलिए सरकारें चाहे एक दूसरे का सहयोग करें या विरोध करें, जनता के कारण बहुत सारे नेपाली भारत में काम करते हैं, वैसे ही बहुत सारे भारतीय व्यापारी और भारतीय कामदार नेपाल में भी काम करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे घुले मिले हैं कि चाह करके भी कोई देश न तो नेपाल भारत के विरुद्ध जा सकता है, न ही भारत नेपाल के विरुद्ध जा सकता है। लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता है वो सच पूछे मुझे लगता है कि भारत की ही देन है। भारत ने ही सिखा दिया इन्हें, क्योंकि हमने हाल के दिनों में देखा है, भारत में भी मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि बहुत जगह ऐसा महबूबा मुफ्ती के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन चुनाव बाद उसी के साथ सरकार बनाती है। शिवसेना को कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कम्युनल मानती रही, लेकिन भाजपा से अलग करने के लिए उसी शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दी और उसको उसी सरकार में खुद भी शामिल हो गए। जिस आरजेडी को भ्रष्टाचारी बोलकर नीतीश कुमार अलग हुए, उसी भ्रष्टाचारी के साथ फिर गठबंधन बना लिए। तो इन सब का असर नेपाल पर भी होता है,
और नेपाल में भी प्रचंड चुनाव लड़े देवबा के साथ, कांग्रेस के साथ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 32 सीटें 34 सीटें जीतकर भी वो प्रधानमंत्री बन गए। यही होता है, ये जब संसदीय जो प्रणाली है उसका एक दुर्गुण कहिए या उसका कमी मुझे तो लगता है कि यही है कि ये संसदीय प्रणाली में जनता की बात कम सुनी जाती है, चुनाव तक जनता का गुणगान किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेता वही करते हैं जो उनके हित में होता है। तो चलिए, आज पुष्प कमल दहाल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सबको उन्हें शुभकामना देनी चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए और ये आशा करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में नेपाल के लिए, मैं ये नहीं कहता कि हाँ वो भारत के लिए क्या करेंगे, नेपाल की जनता के लिए वो अच्छा कोई काम करे, नेपाल की जनता सुखी हो, तो ये आकांक्षा, ये आशा हम उनसे रख सकते हैं। लेकिन ये जो सोच है कि भारत विरोध में कोई करेंगे, ये न तो संभव है न वो करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।